इस समय हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कंटिन्यू किए हुए हैं। हम इस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में हैं। पार्ट 6 यानी राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं। संघ की कार्यपालिका का अध्ययन हो चुका है। संसद की सेवाएं है ना, जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ और मंत्रिपरिषद हुआ, उप प्रधानमंत्री हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, उसका अध्ययन लोग कर चुके हैं। उसी से कोरिलेट करते हुए अध्ययन किसका कर रहे हैं? राज्यपाल गवर्नर का, यानी राज्य की कार्यपालिका का हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय। एक बात ये भी समझिए कि यहाँ मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ? यहाँ से। यहाँ मेंस के क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए उसकी विधायी शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में क्या असमानता है ना, विश्लेषण कीजिए। ये भी मेंस में सवाल हो सकता है कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह भी बताएं कि उसकी न्यायिक शक्तियां किस प्रकार राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से भिन्न हैं। ऐसा भी सवाल हो सकता है। अगर मैं कहूं तो कम से कम 8 से 10 सवाल मेंस का यहाँ से आप खुद से एक मॉडल बना सकते हैं। क्वेश्चन का मॉडल बनाइए, लेकिन समझिए क्या, जो उसके अंदर कंटेंट होता है उसे आपको सीमित रखना है। लेकिन क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए आप, मैं कहूँ तो कई तरीके से मल्टी डायमेंशन के तरीके से अगर आप सोचते हैं तो आप 100 सवाल बना सकते हैं। अगर आप एक ही सवाल पे अटक जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। यहाँ सबसे खास बात है कि जब हम देखते हैं राज्यपाल की शक्तियों को, उसके कार्य में शक्तियाँ क्या हैं, तो क्या है? कार्यकारी शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्तियाँ मीन्स कार्यपालिकीय शक्ति है ना, फिर विधायी शक्तियाँ, उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल क्या मेरी न्यायिक शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, या जो राज्यपाल की विवेकीय शक्ति है। अगर ये कहा जाए तो राज्यपाल की विवेकीय शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत विवादित है। संविधान सभा में इसको लेकर के बहुत बहस हुआ था। उसके बाद भी वर्तमान में बहुत सारे केस राज्यपाल के स्वाविवेक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं। उससे बहुत सारे सिद्धांत उसमें दिए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है किसकी विवेकीय शक्ति के बारे में? राज्यपाल के। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि जैसे राष्ट्रपति क्या है? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है ना, लेकिन वह क्या है? वास्तविक प्रमुख नहीं है ना। वास्तविक प्रमुख तो कौन है? हाँ, संवैधानिक प्रमुख तो है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का। वैसे ही राज्यपाल भी राज्य में क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास हैं। जैसे कि संघ में वास्तविक शक्तियां या व्यवहार्यता देखा जाए तो सारी शक्तियां किसमें है? कार्यपालिका की, प्रधानमंत्री में होती हैं। सेम वैसे है। एक बात और समझना है कि एक लेखक है संविधान के, उनका नाम है डी बसु और पूरा नाम है दुर्गादास बसु, है ना। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर देखा जाए तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें कुछ ही मात्र अंतर है। जैसे जो कूटनीतिक शक्तियां हैं या सैनिक शक्तियां हैं या आपातकालीन शक्तियां हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की लगभग जो शक्तियां हैं समान ही होती हैं। अब देखिए, कूटनीतिक शक्तियां, किसी अन्य देश के साथ कोई संबंध स्थापित करना, संधि करना है तो उसमें राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। तो किसी अन्य देश में राजनयिकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन हमारे स्टेट के गवर्नर को प्राप्त नहीं है। यही डिफरेंट है। जब आप देखते हैं क्या संविधान में, जहाँ 352 में क्या है, 352 से लेके 360 तक आपात की चर्चा की गई है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, तो 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। इस आपात की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। यही कुछ बातों का अंतर हो जाता है। अगर आर्टिकल के थ्रू आप देखना चाहें कि कौन सी कार्यकारी शक्तियां उसके पास हैं, पहले ये सोचने आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम जब भी कार्यपालिका शक्ति को पढ़ें तो आर्टिकल को हटा के आप पढ़िए। यानी पहले आपको कोशिश करना कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं और वो भी पॉइंट आपको ढूंढना चाहिए। जैसे इसमें क्या करना चाहिए कि पॉइंट आप ढूंढिए, क्या क्या ऐसी कार्यपालिका शक्तियां हैं। अगर छोटे छोटे शब्दों में आप समझ जाइए तो क्या होता है, कीवर्ड मिल जाए हमें तो मेन से लिखने में मदद करता है। और लेक्चर आप अच्छे समझिए सिर्फ कि जैसे कहा जाए कि पहले सवाल उठा कि कहा गया कि भाई राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति, तो सीधी बात है, एक आर्टिकल वहाँ है 154 154 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1
54 154 कहता है क्या? कहता है कि राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। किसमें निहित है? राज्यपाल में। यानी समस्त राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। वह इन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? स्वयं करेगा। वह स्वयं करेगा या किसके माध्यम से करेगा? उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, यानी कह सकते हैं आप क्या, जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा वो। तो एक बात तो पता लग गया कि समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? स्वयं करे या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करे। तो एक सवाल ये भी उठा तुरंत ही, एक कार्यपालिकीय शक्तियों में उसका एक विस्तार होता है। कैसा विस्तार? जो मंत्रिपरिषद होती है ना, इस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसी मंत्रिपरिषद में कौन होता है? सीएम होता है ना। सीएम की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जानते कौन करता है? सीएम की सलाह पर राज्यपाल करता है। सेम बातें वही हैं जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जानते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सेम सारी बातें हुई चल रही हैं। आर्टिकल थोड़ा हटा करके जो आप कंपेरिजन करोगे तो भूलेगा बिल्कुल नहीं है। तो ये स्थिति इसकी है। तो यानी ये बातें हुई। दूसरी बात क्या हुई कि ये उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इनमें जो जनजातीय कल्याण मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उड़ीसा की बात चल रही, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी, जहाँ जनजाति होते हैं वहाँ एक जानते जनजातीय मंत्री की नियुक्ति स्पेशल विशेष तौर पे की जाती है, लेकिन नाम का सुझाव मुख्यमंत्री ही देता है। ऐसा मत सोचिएगा आप, है ना। नाम का सुझाव मुख्यमंत्री देता है। तो तीसरी बात क्या? जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, आर्टिकल 165 है क्या है? हाँ, 165 है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो भी इसी में आ गया ये, यानी राज्य का महाधिवक्ता। जैसे आप देखते हैं क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, ये तो 165 में है ना। और जब आप देखते हैं कहाँ संघ में, तो वहाँ महान्यायवादी को नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति 76 के तहत देता है। तो वैसे राज्यों में राज्य महाधिवक्ता होते हैं, यानी राज्य की ओर से कानूनी मामलों को अपना पक्ष कोर्ट में रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये राज्य सरकार के वकील हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। इसके बाद देखा जाता है क्या कि ये जो हमारे यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा, जैसे आपको यूपीपीएससी है, एमपीपीएससी हो एमपी के लिए, बिहार में बीपीएससी है, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है जिसकी आप तैयारी करते हैं स्टेट पीसीएस की, उस कमीशन में जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये कार्यकारी शक्तियों की बात मैं कर रहा हूँ, तो राज्यपाल ही करता है। उस कमीशन में जो अध्यक्ष होते हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ यूपी में क्या यूपीपीएससी है ना, इस कमीशन के अध्यक्ष और इसके मेंबर से कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। हाँ, दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री के जो प्रशासनिक मामले होते हैं या विधायी मामले होते हैं उनकी जानकारी कौन मांगता है? राज्यपाल मांग लेता है। तो वैसे वहाँ भी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग लेता है, कहाँ आर्टिकल 78 मांग लेता है। तो वैसे यहाँ भी ये शक्ति दी की गई किसी राज्यपाल को। ऐसा कोई विषय है जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो, तो उस पर मंत्रिपरिषद के विचार मान लो नहीं रखे गए हों, तो इस बात की अपेक्षा करता है क्या? राज्यपाल, कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। वो भी इसकी चर्चा करवाता है, किससे? मंत्रिपरिषद के समक्ष। अगली बात क्या होती है कि राज्यपाल राज्य में संवैधानिक आपात लगाने की सिफारिश कर सकता है। यानी कार्यकारी शक्तियों में आप ये भी कह सकते हो, जो 356 है, आर्टिकल 356, जिसके तहत राष्ट्रपति की शक्ति है कि वो राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाए। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति तब लगाता है जब राज्यपाल इस बात की सिफारिश कर देता है क्या, कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुके हैं। तब राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 356 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू कर देता है, इन्फोर्स कर देता है। ये उसकी सारी की सारी कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, है ना। दूसरी बात, राज्य सरकार के कार्य के जो मंत्री होते हैं ना, विभाग होते हैं, उनके आवंटन के लिए नियम भी बनाता है कौन? राज्यपाल। समझिएगा, कौन मतलब कैसे विभाग कौन से संचालित होंगे।
जैसे कि राज्य में कृषि विभाग, ग्राम पंचायत राज्य मंत्री होते हैं, नगर निगम मंत्री क्या नगर नगर उसको क्या कहते हैं, नगर पालिका नहीं कहते हैं, शहरी एवं नगर मंत्री जो होते हैं। तो शहरी मंत्री जो हमारे मतलब ग्राम पंचायत के जैसे होते हैं, ग्राम पंचायत समाज कल्याण जो अलग विभाग होते हैं मंत्रियों के राज्य में, वैसे आपके संघ में भी हैं, संघ मंत्री परिषद में। तो यहाँ जो मंत्रिपरिषद राज्य में बनती है, तो जो अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभागों के जो नियम होते हैं, उन नियमों को कौन बना देता है? राज्यपाल बनाता है। ये कहने का मतलब है, जैसे आपसे कहा जाएगा कि क्या कहते हैं, बाल विकास पुष्टाहार मंत्रालय किसके अधीन है? बेबी मौर्य कोई है, ये महिला है, उन्हीं के है। जैसे कि ओबीसी का भी पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राज्य का कौन है? ऐसे मंत्री हैं, ऐसा मत सोचिएगा। तो ऐसे मंत्रालयों के जो नियम होते हैं, उन विभाग के जो नियम होते हैं, मंत्रालय मतलब विभाग होता है, उन विभागों के जो नियम होते हैं ना, वो भी बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अपने आदेशों पर पत्रों को प्रमाणित करने के संदर्भ में नियम बनाने की भी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो ये सारे जो शक्तियां हैं, क्या हैं इसके पास? ये कार्यपालिकीय शक्तियां ही हैं। किसके पास? राज्यपाल के पास। अब दूसरी बात क्या हो जाती है कि विधायी शक्ति। विधायी शक्ति बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, मैं किसी आर्टिकल की बात अभी आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपको लास्ट में आर्टिकल बता दूंगा कि ये आर्टिकल यहाँ मैंने कल भी बताया था आपसे, इसके पहले भी लेक्चर में, कल के लेक्चर में, कि ये आर्टिकल होते हैं जो इसमें आते हैं। इन आर्टिकल को आपको जानना चाहिए, बस इतना समझिए। तो जो विधायी शक्ति है, सबसे पहले ये समझना है कि ये विधि निर्माण में कहाँ इसकी भूमिका है। तो जब आप देखते हैं क्या, आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 को देखेंगे, जब आप आर्टिकल 168 को देखते हैं तो इसमें जानते क्या है? इसमें है राज्य विधानमंडल है। क्या है बेटा कि कुछ और है? राज्य विधानमंडल है, और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल प्लस विधानसभा, और जिन राज्यों में क्या हो, विधान परिषद हो, 6-7 राज्यों में है भारत के, विधान परिषद हो तो उसकी बात की जाती है, ठीक है। लेकिन सभी राज्यों में नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि जिन राज्यों में तीनों हो तो तीनों मिलाकर के विधानमंडल बनेगा, और जिन राज्यों में क्या हो, सिर्फ राज्यपाल और मालिक सिर्फ विधानसभा हो, तो राज्यपाल और विधानसभा को मिला के विधानमंडल बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जब वह विधानमंडल का अभिन्न अंग है आर्टिकल 168 के तहत, जैसे कि आर्टिकल 79, जैसे कि आप आर्टिकल 79 को देखते हैं, तो उसमें मिलता क्या है कि संसद है। संसद में बता दिया जाता है, संसद की संरचना है 79 में, उसमें कहता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा कि तीनों के मिलने से क्या बनेगी? संसद बनेगी। तो वैसे ही राज्य संविधान को जब देखते हैं, पार्ट 6 को देखते हैं, जब आप राज्य की कार्यपालिका को देखते हैं, तो ये पता लगता है कि राज्य विधानमंडल का अंग कौन कौन है। तो राज्य विधानमंडल का अंग आर्टिकल 168 के तहत हमारा राज्यपाल, विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद हो, जिन राज्यों में विधान परिषद का सृजन किया गया है। ये भी आपको बता दें कि विधान परिषदों का सृजन किस आर्टिकल के तहत होता है, जानते हैं आप? आर्टिकल 169 कि 171 किसके तहत किया जाता है? कंफर्म हो लीजिएगा, बहुत बार बता चुका हूँ। तो ठीक, तो राज्य जो विधान परिषद होता है उसका सृजन होता है, उसका समापन भी होता है, तो सभी राज्यों में नहीं है। अब एक खास बात की, जब ये राज्य विधानमंडल का अंग है तो जाहिर सी बात है कोई विधि बनेगी, कोई विधि बने, यानी विधि बने या अधिनियम बने, तो उसमें भूमिका किसकी होगी भैया? उसमें भूमिका होगी राज्यपाल की। बिना राज्यपाल के कोई भी कानून बनेगा नहीं, यही तो हुआ। तो अब जैसे समझिएगा, राज्य विधानमंडल में पहले क्या पेश होगा? कोई विधेयक पेश होगा, और विधेयक का मतलब समझते क्या होता है? विधेयक का मतलब बिल होता है, ठीक है, यानी प्रस्ताव भी कह सकते हैं इससे आप। और ये जानते ये विधेयक कहाँ जाएगा? ये विधेयक जाएगा विधानमंडल में। अब विधानमंडल का मतलब क्या? सबसे पहले किसे जाना चाहिए? अगर दोनों सदन हैं तो चाहे विधानसभा में जाए चाहे विधान परिषद में जाए, मतलब धन विधेयक को छोड़ के। अगर मान लो किसी राज्य विधानसभा विधान परिषद दोनों हो, तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाएगा? विधानसभा में, जैसे कि लोकसभा में पेश होता है संसद, वैसे यहाँ भी है, विधान परिषद में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य जो विधेयक होंगे
वो विधान परिषद में भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई कानून बन रहा, तो अगर जिस राज्य में विधान परिषद विधानसभा दोनों है तो किसी में भी आप पेश कर सकते हैं। और नहीं मान लो विधानसभा ही है तो मान लो विधानसभा में पेश होगा, ये कहाँ पेश होगा? विधानसभा में पेश होगा, या कहाँ पेश होगा? विधान परिषद में पेश होगा, कहीं भी पेश हो जाए धन विधेयक को छोड़ के। यहाँ पेश हुआ, चर्चा हुई, बहस हुई। अगर मान लीजिए यह विधेयक कहाँ पहले आया, यह विधेयक पहले आया था विधानसभा के अंदर, यहाँ से पास हो गया और उस राज्य में क्या है, विधान परिषद भी है, तो यहाँ भी आएगा। ये जब यहाँ पास हो जाएगा तो किसके पास जाएगा? ये जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास जाएगा। और राज्यपाल ने जैसे ही सिग्नेचर कर दिया, राज्यपाल ने जैसे सिग्नेचर किया है और जिस डेट में किया है उस डेट में वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। समझे? सेम वही बातें हैं जो वहां है। लेकिन मान लो जहां पर विधान परिषद हो ही ना, तो विधानसभा सीधे कहां जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। समझे आप? ये बात समझ में आई? वो सीधे कहां चला जाएगा? राज्यपाल सिग्नेचर कर दे जिस डेट में करेगा, ये माना जाएगा अधिनियम पारित हो चुका है। अब कहाँ सपोज करिए कि विधानसभा में आया 8 अगस्त को, यहाँ पारित हो गया और उस राज्य विधान परिषद भी है, वहाँ भी गया, वहाँ पारित हुआ 8 अक्टूबर नहीं जो है 10 अगस्त में पारित हो गया, और 12 अगस्त या 13 सितंबर को कहाँ पहुँच गया? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल ने क्या किया? उसे सिग्नेचर कर दिया तो अधिनियम बन गया। अब राज्यपाल उसे नोटिफाइड करेगा। नोटिफाइड मीन्स होता है अधिसूचित करना, समझिएगा, अधिसूचित करना। तो राज्यपाल को डेट बता देगा कि क्या इसे हम 1 जुलाई से या 1 जनवरी 2025 से इसे हम नोटिफाइड करते हैं, लागू होगा, यानी इन्फोर्स कर जाएगा। तो विधायी की भूमिका ये किसकी है? ये बहुत कॉमन सी बात है। एक बात और है, कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम या कानून नहीं बनेगा जब तक कि गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हो जाता है। समझिएगा, बिना सिग्नेचर के राज्यपाल के कोई भी विधेयक कानून का स्वरूप नहीं ले पाएगा। ये बात अच्छे से समझिएगा। ये बात समझिएगा, जितने भी अधिनियम होते हैं वो पहले विधेयक ही होते हैं, लेकिन सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते हैं, लेकिन सभी अधिनियम विधेयक होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। या स्टेटमेंट फंसाने वाले होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछेगा आपसे कि सभी अधिनियम विधेयक होते हैं, लेकिन सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते हैं। तो ये लगता है कि एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं है, ये अलग है, दोनों है ना। तो राज्यपाल की विधि निर्माण में यह भूमिका है, ये बात आप समझिएगा। दूसरी बात क्या कि वो क्या करता है? विधानमंडल के सत्र को क्या करता है? आहूत करता है, सत्तावसान भी करता है। आप जानते इस बात को, विधायी इसी शक्तियों में इसके आता है। ये क्या करता है? सदन को आहूत करेगा। आहूत मीन्स होता है बेटा बुलाना। और ये कब बुलाता है? प्रत्येक आम चुनाव पर बुलाएगा, संबोधित करेगा, और प्रतिवर्ष 9 वर्ष में जो सत्र आए बुलाया जाएगा। पहले सत्र में 9 वर्ष के पहले सत्र में भी प्रत्येक वर्ष की बात होगी, तब भी बुला करके संबोधित करेगा, जैसे कि राष्ट्रपति वहां करता है संसद में। अगर आप पढ़े हो तो आप समझेंगे। तो आहूत भी करेगा और क्या करेगा? सत्तावसान भी करेगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, एक काम ये नहीं करेगा, स्थगन नहीं करेगा। सदन के स्थगन का अधिकार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन सतीश महाना है क्या, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। जैसे लोकसभा में ओम बिरला करते हैं स्थगन का वही काम। तो ठीक, लेकिन राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और किसकी सलाह करेगा? विधानसभा का विघटन करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा, यानी सीएम की सलाह पे करेगा, है ना। विघटन कर सकता है। तो इसकी ये विधायी शक्तियां हैं। कोई भी लंबित विधेयक हो तो उसके संबंध में वो चाहेगा तो विधानमंडल में संदेश भेज सकता है, कौन? राज्यपाल। दूसरी बात का, वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 201 कल बात हुई थी ना। अगर उसे लगता है कि कोई ऐसा विषय है जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी किसी अन्य राष्ट्र के साथ जो भारत का संबंध है उसके संधि या कोई ऐसे करार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, या कोई महत्वपूर्ण संविधान की विधि है
जो क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विधेयक को राज्यपाल क्या करता है, 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को लौटा भी सकता है ना। लेकिन जब पुनर्विचार विधानसभा करके वो वापस भेजती है तो उसे पारित करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन मान लो कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किया गया है और राष्ट्रपति के पास गया है वो विधेयक और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, और पुनर्विचार करने के बाद जब पुनर्विचार विधानमंडल ने कुछ किया ही नहीं है, सीधे फिर राष्ट्रपति के पास वापस उसे भेज दिया है, तो वह राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वह उस पर सिग्नेचर करे। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि राज्यपाल बाध्य है लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बहुत बारीक सी बात है ये। अगर ये बातें आप समझ गए हैं तो ये है विधायी शक्तियाँ किसकी, राज्यपाल की। अगर इसी के साथ आप जोड़ लीजिए किसे, अध्यादेश को जोड़ लीजिए। अध्यादेश की जो शक्ति होती है इसी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं क्या आर्टिकल 1 2 3 नहीं, हाँ 1 2 3 को जब आप देखते हैं 1 2 3 राष्ट्रपति के पास है ऑर्डिनेंस पावर, और वैसे ही हमारे राज्यपाल के पास आर्टिकल 2 1 3 में क्या है, ऑर्डिनेंस पावर है, यानी इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश तब जारी होता है जब कोई एक विषम परिस्थिति बनी हुई राज्य के अंदर जहां पर संसद नहीं, जैसे संसद वहां सत्र नहीं होता है तो राष्ट्रपति 1 2 3 में जारी करता है, वैसे ही राज्यपाल 2 1 3 में जारी कर सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। यानी मान लो जिस राज्य में खाली विधानसभा ही हो और सत्र में ना हो, और जिस राज्य विधान परिषद हो तो उसमें मान लो एक सत्र में एक हो ही ना, मान लो विधानसभा सत्र में हो विधान परिषद ना हो, तो भी आप कानून की जरूरत है। कोई ऐसी असीम आवश्यकता पड़ गई, कोई महत्वपूर्ण विषय है जिसके संबंध में कानून उपलब्ध नहीं है और अध्यादेश लाना जरूरी है, या किसी पहले के अधिनियम में संशोधन करना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने क्या समस्या है, उसकी एसओपी में चेंजिंग लाने के लिए कि जो सेंटर बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पीसीएस प्री का एग्जाम या आरओ का एग्जाम, वो मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर होने चाहिए उनको, यही ना, 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब राजकीय विद्यालय नहीं मिल पा रहे, एडेड विद्यालय कम है और बच्चों की संख्या अधिक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, विधानमंडल एक संशोधन करेगा ना उस 1985 की जो नियमावली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उस नियमावली में संशोधन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सत्र में रहेगा सदन तभी तो होगा, संशोधन में कैसे होगा। तो मान लीजिए अभी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, होना 27 अक्टूबर को जो पोस्टपोन लगभग हो ही रहा है, अब उसे दिसंबर मान लिए होना है। अब सब विधानमंडल सत्र में कब आएगा, नवंबर में आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा नवंबर में उसका, अब उस समय वो पास करेगा तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब ऑर्डिनेंस आ सकता है, क्योंकि क्या है ना विधानसभा यूपी में सत्र में है और ना विधान परिषद है, तो वहाँ पे हमारा राज्यपाल क्या करेगा, मंत्रिपरिषद कहेगी कि आप इस पर अध्यादेश जारी कर दो, क्योंकि एग्जाम होना पीसीएस का बहुत आवश्यक है और परिवर्तन करना तो अध्यादेश जारी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, समझे आप। तो उसकी एक विधि निर्माण की शक्ति है। अध्यादेश का वही बल होता है जो बल विधानमंडल द्वारा पारित विधि का होता है या अधिनियम का, तो वही बल उसका भी है। लेकिन ये समझिएगा कुछ 6 सप्ताह तक जब अध्यादेश आ जाए और विधानसभा सत्र में आ जाए, अगर उसने 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी, अनुमोदित नहीं किया, तो जान लीजिए कि वह शून्य हो जाएगा अध्यादेश। और अगर मान लीजिए अनुमोदन कर दिया है तो वो एक्ट के रूप में आ जाएगा, वो फिर उस पर चर्चा करेगी विधानसभा, उसे अधिनियम का स्वरूप दे देगी। तो ये विधि निर्माण में राज्यपाल की एक भूमिका है, जैसे कि राष्ट्रपति की अनुच्छेद 123 में है, वैसे ही राज्यपाल को 213 में है। मजा बहुत इस बात का आता है कि राष्ट्रपति कहता 1 2 3 और ये कहता 213 है ना। आपको याद करना बहुत आसान है, 213 1 2 3। राष्ट्रपति कहता 1 2 3 हो जाऊंगा, कहता मैं 2 1 3 हो जाऊंगा, दोनों कहते इस स्थिति में। तो एक बात भी जानिएगा, अध्यादेश अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि है, समझिएगा। कोई भी ऑर्डिनेंस हो, कोई भी स्टेट का ऑर्डिनेंस हो या सेंट्रल का ऑर्डिनेंस हो, राष्ट्रपति ने जारी किया हो, तो क्या है वो सब न्यायिक पुनर्विलोकन के योग्य हैं, क्योंकि वहां पर आप आर्टिकल 13 जब पढ़ते हैं तो पता लग जाता है ना। तो विधि है, इसीलिए तो विधि का बल रखते हैं। अगर इतनी बातें समझ गए तो यानी विधायी शक्ति के साथ हमने किसे समझ लिया है, अध्यादेश की शक्ति को समझ लिया है। अब बच क्या रहा है, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, और जो सबसे महत्वपूर्ण विवेकीय शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, हम लोग कार्यकारी शक्तियों के नहीं कार्यपालिकी शक्ति देख चुके हैं। विधायी शक्तियों के साथ हमने क्या, अध्यादेश जारी करने की शक्ति को देख लिया हमने।
एक बात बहुत अच्छे से आप समझिएगा इस बात को कि राज्यपाल की जो विधि निर्माण की भूमिका है वही है राज्य के संबंध में जो भूमिका राष्ट्रपति की संघ में है, ये बात जानिएगा। और राज्य जिन विषयों पर विधि निर्माण कर सकता है उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस बात को आप भली भांति समझिएगा, किसी अन्य पर वो नहीं जारी कर सकता है। आप मत सोचिए मान लीजिए कोई संघ सूची का विषय हो तो उस पर वो नहीं जारी कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बात ये भी रहता है कि जैसे मान लीजिए कि जब वो सत्र को बुलाता है, लोगों को भ्रम हो जाता है कभी कभी कि क्या वो प्रतिवर्ष बुलाता है या जनवरी में ही बुला लेता, तो ऐसा नहीं है। साल में जो सत्र का आयोजन किया जाता है वो 6 माह पे होते हैं, उनके बीच में अंतराल 6 माह का होता है। तो उससे जब नव वर्ष से आता है तो उसको जो पहला सत्र होगा उसमें संबोधन की उसकी जिम्मेदारी बनती किसकी बनती है? राज्यपाल की बनती। या प्रत्येक जो मान लिया आम चुनाव हो के आ गया, जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, तो सत्र को संबोधित करेगा कौन? राज्यपाल। सेम जैसे कि राष्ट्रपति वहाँ करता है वैसे यहाँ क्या करता है? राज्यपाल करता है। अब हम बात करने वाले हैं किस पर? वित्तीय शक्तियों पर, कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, क्योंकि जब हम वित्त व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हम मिलता है बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे अगर देखा जाए कि राज्यपाल क्या करता है, प्रत्येक वर्ष का जो वार्षिक विवरण होता है, वित्तीय विवरण जिसे आप कहते हैं, यानी वित्तीय शक्तियों में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि राज्य का वित्तीय विवरण, ऐसा विवरण जो क्या होता है? वार्षिक होता है, यानी 1 साल का होता है। यानी क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही होता है आपका वित्त वर्ष। तो उस वित्त वर्ष में जो भी लेखा जोखा होता है ना, वो विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ये ध्यान रखिए, पहली बात यही है। दूसरी बात क्या, अगर मान लो धन विधेयक हो कोई, अगर धन विधेयक है तो वह विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक, वैसे ही धन विधेयक में क्या होता है कि किसका सब होना चाहिए? राज्यपाल की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, तब प्रस्तुत होगा। कोई अनुदान की मांग कर रहे हैं आप, ऐसे जैसे मान लीजिए क्या होता है अनुदान मांग, मतलब क्या? पूरक है। तो जैसे कोई बजट अनुदान होता है कि मान लीजिए कोई सब्सिडी देना चाह रहे हैं आप, और बजट जितना आपने निश्चित किया था, मान लीजिए 30,000 करोड़ का किया था, और अब वो कम पड़ रहा है, आपको अतिरिक्त बजट चाहिए, तो वहाँ अनुदान की बात की जाती है। तो उस अनुदान जो मांग की जाती है या आकस्मिक निधि से धन निकालने की बात की जाती है, तो उसका अनुमोदन भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन यानी जो ग्राम पंचायत होता है के लिए जो वित्त आयोग का गठन होता है ना, वो भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। यानी ग्राम पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग गठित होता है, वह वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उस वित्त आयोग का गठन बताएं जानते कहाँ है? जो स्थानीय स्वशासन के लिए वित्त आयोग बनता है, वह वित्त आयोग किसमें है भाई? 243 के में होना चाहिए। एक बात देख लीजिएगा, शायद 243 के में ही है वित्त आयोग। तो गठित करने का शक्ति किसके पास? राज्यपाल के पास है। राज्य वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग जिसको गठित किया था उसने स्थानीय स्वशासन के लिए, वह वित्त आयोग जो रिपोर्ट देता है बेटा ना, वो रिपोर्ट विधानमंडल में कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को भी विधानमंडल में कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। धन विधेयक विधानसभा में पेश होगा किसके अनुमति से? राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश होगा। सेम सारी बातें चल रही हैं। आकस्मिक निधि से धन अनुमोदित करवाना है तो कौन अनुमोदित करवाएगा? राज्यपाल करवाएगा। अतिरिक्त बजट अतिरिक्त अनुदान की बात करोगे तो कौन करवाएगा? राज्यपाल ऐसा रखवाएगा। राज्य के संदर्भ में देखिए, राज्य के संदर्भ में कैग आप जानते हैं, CAG है ना, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जिसे आप बोलते हैं। तो ये जो CAG हो तो महानियंत्रक लेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 में होती है। कहाँ होती है? 148 में होती है, 148 के तहत होती है।
और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रसाद पर्यंत नहीं है, उसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चाहिए। आर्टिकल 148 जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं वैसे ही कैग हटाया जाता है। तो कैग होता भारत का एक कैग है, यानी जो भारत के वित्त को ऑडिट करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे आप कहते हैं, तो वो जानते क्या ये ही है। तो राज्यों के लिए अलग से रिपोर्ट बनाता है वो। तो राज्य के लिए जो राज्य के संदर्भ में कैग रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट विधानमंडल में कौन रखवाता है? राज्यपाल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस, बहुत सिंपली तरीके से। सारी बातें बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए बहुत व्यवहारिक आपको बता रहा हूँ कि कैग जो राज्य के संदर्भ में वित्त से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। समझ गए बात? नहीं समझ में आएगी तो एक बार फिर क्या करना, लेक्चर को देख लेना और नहीं तो पूछ लेना भाई। दोनों बातें हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करने वाले हैं। अब बच क्या रहा इसमें बेटा? इसमें है न्यायिक शक्तियां, कि भाई देखो राज्यपाल को कैसी न्यायिक शक्तियां प्राप्त है ना। तो जैसे कि अगर देखा जाए जो जुडिशियल पावर है, वो पावर जैसे कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में है। कहाँ है? आर्टिकल 72 में है। वैसे ही राज्यपाल को हमारे जानते कहाँ है? आर्टिकल 161 में है, यानी 161 में जैसे राष्ट्रपति को 72 में जुडिशियल पावर दिया गया है, वैसे ही किसे दिया गया है? राज्यपाल को भी दिया गया है। लेकिन कुछ शर्तें यहाँ बात की जाती है कि जैसे होता है कि अगर पहले तो समझना चाहिए किस बात को लेके कि मान लीजिए कि राज्यपाल न्यायिक क्षेत्र में क्या करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सलाह देता है। जो कोलिजियम बनाया जाता है उस कोलिजियम को सलाह देता है, यानी राज्य के उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, वास्तव में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, लेकिन सलाह कौन देता है? राज्यपाल देता है। बस आपको ही दिमाग में रखना है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ विचार करके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे जिला जज होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? जिला जज कहते हैं, जनपद न्यायाधीश कहते हैं, उन जनपद न्यायाधीशों की नियुक्ति जानते कौन करता? हाई कोर्ट ही करता है। उनका स्थानांतरण भी होता, प्रमोशन भी होता। तो राज्यपाल उस मामले में क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ विचार करके राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करेगा, उनका स्थानांतरण की भी बात करेगा, और क्या करेगा? प्रमोशन की बात करेगा। यानी डिस्ट्रिक्ट जो आपके होते हैं, कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। लेकिन सलाह किससे लेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से। हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। दूसरी बात क्या? उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करने के बाद न्यायिक जो आपका न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति, जैसे कि मान लीजिए कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जा रहा है, तो उसमें किसी की अगर नियुक्त करना, उसका अध्यक्ष बनाना हो, उसका मेंबर बनाना हो, तो राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय दोनों सलाह लेकर के कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो बातें इतना बोलूँगा उससे आप लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है? उससे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब हमने कहा कि न्यायिक शक्तियों में ही कौन सी शक्ति है? जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की एक शक्ति प्राप्त है, वैसे ही राज्यपाल को आर्टिकल 161 में क्या प्राप्त है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वैसे ही प्राप्त है। तो आपको वहां जाके 72 का लेक्चर देखना होगा, वो लेक्चर अवेलेबल है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट अगर बना होगा तो उसमें जरूर होगा। यानी राज्य, यहाँ मामला क्या है? राज्य विधि के तहत अगर किसी को दोष सिद्ध किया गया हो, दोषी ठहराया गया हो, तो किसी व्यक्ति को क्षमा करने की, मतलब जो दंड दिया गया है, राज्यपाल उसके दंड को क्षमा कर सकता है। लेकिन समझिएगा, मृत्यु दंड के मामले में कुछ नहीं कर सकता है। यानी मृत्यु दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, केवल राष्ट्रपति करता है। तो क्षमा करने की शक्ति कहाँ कहाँ है? मान लीजिए किसी को क्या दिया गया है? आजीवन कारावास, तो उसे घटा बढ़ा सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम लगा सकता है, परिहार कर सकता है, लवकरण कर सकता है। इन सारे शब्दों को समझना हो तो आप किसे देखना होगा? आपको राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति का लेक्चर है उसे आत्मसात कीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि प्रविलंबन क्या है,
परिहार क्या है ना, विराम क्या है, लवकरण क्या है, ये सारी बातें हैं। आपको हम बता दें, जब कभी कभी आप देखते हैं किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास बचे हुए शेष जीवन का होता है, विधि के अनुसार ऐसा माना जाता है। लेकिन किसी किसी को 14 वर्ष की आयु, 14 साल जेल में थे, उनको छोड़ दिया गया। तो एक समुचित सरकार हो, समुचित सरकार क्या करती है, सजा को कम कर सकती है। और समुचित सरकार कौन, राज्यपाल ही तो है। जैसे वहाँ 72 में राष्ट्रपति हमारा समुचित सरकार है कि वो क्या करता है, वो क्या करता है, सजा को कम करता है। एक बात और समझिएगा, राज्यपाल को राज्य के विरुद्ध जो विधि है वही अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति को सेना से संबंधित कुछ मामलों में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त। लेकिन राज्यपाल को सेना के संबंध में कोई दंड अगर दिया गया है, सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो राज्यपाल को कोई पावर नहीं है, वो क्षमा नहीं कर सकता है। ये बात समझिएगा। यानी राज्यपाल स्वयं अदालतों द्वारा दिए गए दंड को ना कम कर सकता है और ना ही क्षमा कर सकता है। ये लाइन आप सीधे लिख लेंगे। राज्यपाल केंद्रीय विधि के तहत अगर कोई दंड दिया गया है तो वहां पर वो ना क्षमा कर सकता है और ना ही दंड कम कर सकता है। केंद्रीय विधि कोई हो, भाई जाहिर सी बात है, कोई सेंट्रल ने कानून बना रखा है और दंड का विशेष प्रावधान करती है वो, और वो ऐसे विषयों पर वो नहीं कर सकता है। जिन पर यानी राज्य विधि की बात हो रही है ना, वहां वो कर सकता है। अब अध्यादेश हो ही चुका है, न्यायिक शक्तियां ये हैं इसकी, ये आप जान ही चुके हैं कि अध्यादेश में 213 की बात बहुत विस्तृत की गई है अभी थोड़ी देर पहले। तो मुझे लगता है कि मैंने बताया भी था कि अध्यादेश भाई जारी हो जाता है, कहाँ गया, ये यहाँ पर 213 वही बल है जो अन्य अधिनियमों का होता है। विधानमंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियम का जितना बल होगा उतना ऑर्डिनेंस का बल होगा, कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा। अध्यादेश जारी करने के लिए खास बात और समझिएगा, जो वहाँ छूट रहा था कि निम्नलिखित मामलों में अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब राष्ट्रपति उनका अनुदेश दे। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लेक्चर को ऐसे ही आप लिखेंगे कि निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें राज्यपाल अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब राष्ट्रपति उसका अनुदेश दे, यानी डायरेक्शन दे, तब। नहीं, राज्यपाल अध्यादेश नहीं जारी कर पाएगा। जैसे ऐसे विषय हों जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो वहाँ पर अध्यादेश राज्यपाल नहीं जारी कर पाएगा जब तक राष्ट्रपति का अनुमति न हो। जैसे ऐसे विषय हों जिनमें राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, तो ऐसे भी विषय 201 के तहत, तो ऐसे विषय के लिए भी क्या करना होगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति से पूछ के ही अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। जैसे ऐसा विषय जिस पर राष्ट्रपति का स्वीकृति होना आवश्यक है, अगर स्वीकृति ना दे तो वह अधिनियम अवैधानिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश ऐसे विषय पे हमारा राज्यपाल नहीं जारी कर सकता है। अध्यादेश की समय सीमा 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह के अंदर ही क्या करना होता है, किसकी जिम्मेदारी है, विधानमंडल की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, अनुमोदित करे। अब ये तो राज्यपाल की शक्तियों की बात हम लोग कर लिए, कार्यपालिका शक्ति, विधायिक, वित्तीय, न्यायिक, अध्यादेश की बात कर लिए। अब बच क्या रहा, विवेकीय शक्तियाँ। विवेकीय शक्तियाँ हमको अलग से पढ़ना होगा कि राज्यपाल की स्वाविवेकीय भूमिका क्या है राज्य के अंदर, या राज्यपाल की स्वाविवेकीय शक्तियों के बारे में बताएं। ये सीधा आपके पीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस में सवाल हो सकता है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए उसकी स्वाविवेकीय शक्तियों को स्वाविवेकीय शक्तियों का विश्लेषण करते हुए वर्तमान में उठ रहे विवादों का भी उल्लेख करिएगा जब का सवाल है। ये है, जुड़ गया। यानी ये कहा जाए, अब तक जिन शक्तियों को आपने पढ़ा है उनको लिखना तो आसान है मेंस में भी, लेकिन स्वाविवेकीय शक्तियाँ जिनकी कोई सीमा नहीं होती है उनके लिए आप समझ सकते हैं कि लिखना आसान नहीं होता है। इस पे हम लोग बात करेंगे। इस पे बात हम कब करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि राज्यपाल की स्वाविवेकीय शक्तियाँ क्या होती हैं। तब तक आप बने रहिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद।